चीन के साथ तनाजे के बीच सरकार हर महाज पर चीन को सबक सिखाने में जुटी है। एलएसी पर शुजात के जौहर दिखाने के बाद अब सरकार ने चीन का माशी मुहासरा शुरू कर दिया है, यानी आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने टिकटॉक पर रोक के फैसले पर सवाल उठाया है। निरुपम ने टिकटॉक स्टार्स के लिए रोक को अफसोसनाक बताया है। उधर हिंद चीन तनाजे को लेकर राहुल गांधी के बार बार सरकार पर सवाल उठाने की बात पर बीजेपी की कौमी नायब सदर उमा भारती ने नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अभी चीन का चरित्र समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त की तारीख भी देखनी चाहिए, तब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। ये नारे चीन ने ही लगवाए थे, इसके बावजूद चीन ने गद्दारी की थी। उमा भारती ने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी का पूरा साथ दिया था। इससे राहुल गांधी को सीख लेकर बयान देना चाहिए। इन सब के बावजूद राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट किया है। मोदी सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तो बात मेक इन इंडिया की करती है, लेकिन सारा सामान चीन से ही मंगाती है। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक ग्राफ शेयर किया जिसमें यूपीए और एनडीए सरकार का मवाजना किया गया। ग्राफ के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान 14% तक ही चीन के सामान आते थे, वहां से मंगवाया जाता था, जबकि मोदी सरकार में ये 18% तक बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक से नाखुश है कांग्रेस? क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह डिजिटल एयर स्ट्राइक का भी सबूत चाहती हैं अपोजिशन लीडरान? चीन पर भारत की जैसे जैसे सख्ती बढ़ रही है, वैसे वैसे क्यों बढ़ रही है मुल्क के लीडरान में बेचैनी? सवाल यह भी कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी से भारत को क्या फायदा हासिल होगा? ऐप्स पर पाबंदी तो है, तो फिर अलीबाबा जो कंपनी है चीन की, उसको छूट क्यों है हिंदुस्तान में कारोबार के लिए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के मुद्दा में हम बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका भी हम तारुफ करा दें। जो मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर माधवी अग्रवाल जी, सियासी तज्जियाकार संजीव कौशिक जी, और साथ ही साथ फोन पर हमारे साथ हैं सियासी तज्जियाकार विशाल मिश्रा जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल संजीव कौशिक जी से ही है। सर, मैं अपने सवाल को करूं आपसे, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सरकार ने की चीन की आर्थिक घेराबंदी, चीन पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने बंद किए चीन के 59 मोबाइल ऐप्स, लद्दाख में सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्ते जब से बिगड़े हैं, उसके बाद चीन के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने चीन के 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरिट, हेलो, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, एमआई वीडियो, कॉल शियोमी, वीवा वीडियो, वीचैट और यूसी न्यूज जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाने का मकसद चीन की हिमाकत को जवाब देने के साथ ही भारत की अखंडता की रक्षा करना भी है। भारत की सुरक्षा, रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए और भारत के लोगों के डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जय हिंद। चीन के ऐप्स पर पाबंदी का भारत के टिकटॉक स्टार्स भी खुलकर स्वागत कर रहे हैं। अच्छे नज़र से देखते हैं, जो सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है और हम चाहते हैं वो आगे भी ऐसा अच्छा फैसला ले, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इस फैसले को जब मोदी जी ने डिसाइड किए हैं तो ये सही है, और जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है।
लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने टिकटॉक पर रोक के फैसले पर सवाल उठाया है। निरुपम ने कहा, ऐसा करने से हमारे देश के लाखों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, आम लोग भी सस्ते, शुद्ध और देसी मनोरंजन से महरूम हो जाएंगे। निरुपम ने टिकटॉक स्टारों के लिए रोक को दुखद बताया। खैर, भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी पहले से ही हमलावर हैं, सरकार से जवाब पर जवाब मांग रहे हैं। तो जवाब देने का काम बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने किया। नसीहत देते हुए कहा कि राहुल को चीन का चरित्र समझने की जरूरत है। बहरहाल, ड्रैगन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर भारत ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, लेकिन सरकार के फैसले पर ही अपने देश में सियासत क्यों हो रही है, इसका जवाब मिलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे तीनों मेहमान बने हुए हैं। तीनों मेहमानों का इस्तकबाल है। बीजेपी लीडर माधवी अग्रवाल जी हैं, सियासी तज्जियाकार संजीव कौशिक जी हैं और साथ ही साथ सियासी तज्जियाकार विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर, संजीव सर, आपसे मैं सवाल कर रहा था। पहला सवाल यही है कि अगर ये डिजिटल स्ट्राइक हुई है, भारत सरकार ने ये फैसला लिया है, तो अब इस फैसले पर भी सियासत क्यों शुरू हो गई? सर, आप ही लोग तो मांग कर रहे थे कि कदम उठाइए, कुछ काम कीजिए, एक्शन लीजिए चीन के खिलाफ। अब्बास साहब, बात सीधी सी है कि जिस तरह से लाल पीले होते हुए आंख जो चाइना हिंदुस्तान की तरफ दिखाने का प्रयास कर रहा था और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के क्रम में टिकटॉक और इस तरह के ऐप बैन करके भारत सरकार ने जिस तरह से मजबूती दिखाई है, उसी की एक कड़ी संजय निरुपम का यह बयान है कि हमारे जितने युवा हैं जो रोजगार पा रहे थे हमारे हिंदुस्तान में, उसी टिकटॉक की वजह से रोजगार पा रहे थे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक तंज है। ये आप इस बात को समझें कि जिस हिंदुस्तान में पिछले 45 सालों से बेरोजगारी चरम पे थी, वहां टिकटॉक जैसा एक ऐप इतने लोगों को रोजगार दे रहा था, जिसके बारे में संजय निरुपम कह रहे हैं। थोड़ी सी इससे अलग तरह यदि हम बात करें तो क्या यही एक रास्ता था? मैं ये कह रहा हूं कि टिकटॉक या बाकी जो इस तरह के तकरीबन 59 ऐप को बैन करने की बात है, सीधी सी बात है कि सरकार ने जिस मंशा से बैन की है, क्या यही मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं? सरकार ने जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा की बात करी है, जिस तरह से गोपनीयता की बात करी है, ये कारण सरकार ने बताया है, लेकिन मैसेज देने का प्रयास ये किया जा रहा है कि हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। सर, चाइना को तो मुंहतोड़ जवाब पहले ही गलवान की वादी में ही दिया जा चुका था। चाइना को तो मुंहतोड़ जवाब गलवान की वादी में ही उसी दिन 15 की रात में ही दे दिया जा चुका था। लेकिन आप लोग अब जो मांग कर रहे हैं, तो सरकार तो स्ट्रेटेजिकली कदम उठाएगी ना सर? अभी बीजेपी प्रवक्ता का आपने नाम लिया, मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा और देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही जितना दम खम ठोक के उन्होंने कहा था कि न कोई आया है, न कोई आया है, न कोई घेराबंदी हुई है, वो स्पष्ट रूप से बताएं कि गलवान घाटी में अभी भी यदि घेराबंदी हुई है तो क्या अभी हमारे हिंदुस्तान के भूभाग पर उनकी उपस्थिति है या नहीं है, वो एक्सेप्ट करें, वो बताएं लोग, देश की जनता को। आपने शुरुआती दौर में ही, यदि इस सरकार की नीतियों की बात करें, आपने यदि छेड़ दिया है तो सुनिए, शुरुआती दौर में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी ने केवल कहने की बात है कि देश सर्वोपरि होता है। वर्तमान में जिस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, देश सर्वोपरि नहीं दिखाई दिया था उसमें हम लोगों ने देखा कि दल सर्वोपरि दिखाई दे रहा है। केवल और केवल अपनी पार्टी और सरकार की फजीहत होने की वजह से उन्होंने जिस तरह के लाइन को पकड़ा कि नहीं, किसी की एंट्री नहीं हुई है, इन्हीं के बातों को लेकर के चाइना ने एक अलग दांव खेल दिया, जिसके वजह से हम अपनी ही बातों में घिर गए। उसने कहा कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट इस तरह से है, मेरी उपस्थिति कहीं नहीं है, जहां मैं उपस्थित हूं वो मेरा इलाका है। आप तो अपने ही स्टेटमेंट में फंस गए, केवल सरकार को बचाने के चक्कर में आपने देश को फंसा दिया। आज के वक्त में मुझे ये बताया जाए कि क्या उपस्थिति है या नहीं है। जिस खूनी झड़प की बात हम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा हमारा सैनिक वहां पे शहीद हो गया। आज यदि आंख लाल पीला या दिखाने की बात थी तो यही एक रास्ता बच गया है, ये नाकेबंदी की। आप किस किस चीज को बैन करेंगे, कहां कहां बैन करेंगे, आप हमें बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक अपना रूटीन होता है, उसके चलने का एक अपना तरीका है। इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और चाइना की उपस्थिति ना हो हमारे हिंदुस्तान में, उसके लिए एक दिन के आपके इस तरह से बैन करने से कुछ नहीं होने जाने को है। आपको मार्केट में पहले अपने आप को आत्मनिर्भर करने की जरूरत है। जब दोनों तराजू के पल्ले पर एक चाइनीज प्रोडक्ट और एक इंडियन प्रोडक्ट यदि दोनों को रखा जाता है तो दोनों में दाम, क्वालिटी
उपलब्धता, सारी चीजों को आपको देखना होगा। पहले उसके समकक्ष में अपने आप को लाने की जरूरत है। और ये प्रोडक्ट जी ठीक है। हमारे साथ बीजेपी लीडर माधवी अग्रवाल जी भी हैं। माधवी जी, जो संजीव जी जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ छिपाया और ये दावा किया कि चीन की मौजूदगी हमारे इलाके में नहीं है, जिसको हथियार बनाया चाइना ने। देखिए, मैं मानती हूँ कि विपक्ष का काम है कि वो प्रश्न करे और एक मजबूत विपक्ष का जो है देश में होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये पूछना है, जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि विपक्ष का काम केवल सेना पर उंगली उठाना, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे उंगली उठाना, यही काम रह गया है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से आप लोगों के पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जो जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ाती है। आप ऐसा प्रश्न करते हैं, आज जैसे कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। तो ये आप बताइए कि काफिला क्या आज का लुटा है? कांग्रेस ने जो बोया था वो आज देश की जनता उसे काट रही है। क्यों भूल जाते हैं कि गलवान घाटी जो है वो चीन तक पहुंचाने का काम, गलवान में जो भी समस्या बनी हुई है वो कांग्रेस के समय में बनी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से काम करी, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने समन्वय बनाने का प्रयास किया, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ समन्वय बनाने का प्रयास किया और इसी वजह से उन्होंने आमंत्रण भेजा। लेकिन चीन का जो एक चरित्र है वो शुरू से पता है कि चीन का चरित्र सही नहीं है। प्रयासों को जारी रखते हुए जब देखा कि हम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि हम मित्रता निभाना जानते हैं तो हम शत्रुता का जवाब देना भी जानते हैं, और इसी श्रेणी में जो है एक एक स्टेप उठाए जा रहे हैं। किसी को अनुमान नहीं था कि ऐसी स्थिति बनेगी। अभी जो है पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में जो चाइना का चरित्र है वो सामने उभर के आ रहा है। अभी जो कदम माधवी जी जो 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है, क्या ये कदम यहीं तक रहेगा कि इसके आगे भी कदम बढ़ेगा और कदम क्या क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, शाम को आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में क्या आया है कि जो कल पाबंदियां लगाई गई 59 ऐपों पर, उन ऐप की वजह से आज 30% रेवेन्यू जो भारत से चाइना को सीधे जाता था उस रेवेन्यू में कमी आई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश की जो समृद्धि है वो उसकी इकोनॉमी पर भी डिपेंड करती है। अगर आज 30% रेवेन्यू कहीं से कम हो रहा है भारत के ऐप पर रोक लगाने से, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है जिसका रिस्पॉन्स अभी तुरंत चीनी जो है वहां से दूतावास है वहां से आ गया। उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की है, कड़े रूप से आलोचना की है कि हम इसको पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और इसका रिएक्शन जो है चाइना पे दिखने लगा है। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए अभी, 24 घंटे के अंदर में 30% रेवेन्यू का नीचे आना। टिकटॉक जैसा ऐप जो एक नंबर पे रहता था पूरे विश्व में और पूरे देश में, वो आज 200 नंबर पे आ गया है। तो क्या ये एक झटका नहीं है? ये एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस को प्रश्न पूछना है। प्रश्न वो पूछिए जो कि जिसमें आप कटघरे पे ना खड़े हो जाए। आप एक उंगली तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि 3 उंगली आपकी तरफ झुक जा रही है। सवाल तो पूछे जाएंगे ना, सवाल तो पूछे जाएंगे आज भी। अभी जो आप जिस ट्वीट का आप हवाला दे रही हैं राहुल गांधी के, लोग इंतजार कर रहे थे कि चाइना के हवाले से कुछ बात होगी। सवाल पूछिए, सवाल पूछने का हर व्यक्ति को अधिकार है। आप तो विपक्ष में बैठे हैं, बल्कि प्रत्येक एक आम नागरिक को भी जो है प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, सवाल पूछना ही चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि आप, अब तो राहुल गांधी वीडियो बना के भी सवाल पूछते हैं, लेकिन उसमें कमेंट आप देखिए, जो आम जनता उनको कमेंट करके जब जवाब देती है तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जिन प्रश्नों को कर रहे हैं उस प्रश्नों की तरफ जो 3 उंगलियां हैं उनकी तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। एक उंगली तो वो सरकार की तरफ दिखा रहे हैं। आप किस बात पे प्रश्न नहीं करते हैं? आप प्रत्येक बातों पे प्रश्न कर रहे हैं। जब आप कह रहे थे कि गरीबों को अनाज जो है वो आगे और देना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की घोषणा कर दी, तब आपने दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। अब 7,500 रुपया आपको गरीबों के अकाउंट में चाहिए। 1000 बार आपके सामने सारे डेटा मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि गरीबों के अकाउंट में पैसे भी गए हैं। लेकिन आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं? प्रश्न वो करिए जो प्रश्न सार्थक हो, जो प्रश्न आपको कटघरे में ना खड़ा। ठीक है, संजीव जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल शाम को ये 59 ऐप बैन करने की बात आई। जब ऐप बैन नहीं हुए थे उससे पहले ग्लोबल टाइम्स के संपादकीयों को जरा आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने खुद जिक्र किया है कि भारत और
चाइना के बीच में जिस तरह के संबंध अभी बने हुए हैं, उस संबंध में हमारी जो आर्थिक एक दूसरे से लेन देन या आदान प्रदान की बात है, उसमें तकरीबन 30 से 50% इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि उसने खुद स्वीकार किया है उसके संपादकीय में कि 30 से 50% लगभग उसको घाटा होने जा रहा है। अब ये बात मानने की और समझने की जरूरत है कि जिस देश ने इस तरह की हरकत की है उसको खुद पता है कि हमारा घाटा इतना जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो जानबूझ के आपको आंख दिखा रहा है, आपके आंकने से पहले उसको जानकारी है कि हमें कितना इसका घाटा होने जा रहा है। और हम यदि ये समझते हैं कि 30% की इस तरह की भागीदारी को तोड़ करके उसका कमर तोड़ देते हैं, और आज विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो लोग एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, और आज पड़ोसी मुल्कों से सबसे संबंध अच्छे करने की बात हो रही है। आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते, सबसे ज्यादा चाइना की इन्होंने यात्रा की है, तकरीबन 15 बार से ज्यादा यात्रा की है। और 15 बार से ज्यादा यात्रा करने के बावजूद भी यदि चाइनीज प्रतिनिधित्व को, उनके फितरत को आप नहीं भाप पाए हैं, क्यों नहीं मानते कि आप फेल्योर हैं? आप नहीं समझ पाए उसकी रणनीति को। आप जो झूला में झुला रहे थे, आप बिल्कुल चेहरे पर देख करके आप गच्चा खा गए। आप नहीं समझ पाए कि उसके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। यही मैं कहना चाह रहा था। यही तो बात बीजेपी भी कह रही है अभी के दौर में। यही बात तो बीजेपी भी कह रही है। राहुल गांधी का जो सवाल पूछने का अंदाज है, जो तरीका है, उससे तो दुश्मन मुल्क को ताकत मिल रही है ना। वो पूछ रहे हैं कि कहां प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं, कहां डर के बैठे हुए हैं। ये कोई सवाल होता है संजीव जी? इस तरह का सवाल होता है क्या? बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, डरे हुए हैं? अरे साहब नहीं, आप जन भावना नहीं समझ रहे। ये जन भावना टिकटॉक बंद करके जिस तरह से देश को एक तरह से राष्ट्रवाद का एक चाशनी पिलाने का प्रयास जो किया जा रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि जन भावना को समझिए। सर, आज के वक्त में सारे हिंदुस्तान संजीव सर, जन भावना युद्ध में केवल टिकटॉक से जवाब देना नहीं चाहते हैं। सर, युद्ध में जन भावना अपने देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो वजीर आजम या प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ होती है। लेकिन कांग्रेस ने इस युद्ध जैसी सूरत हाल में, जंगी सूरत हाल में, कांग्रेस के अंदर ये भावना नहीं दिखाई दी। सर, कमाल की बात कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप नहीं उठा के देख ले। आज इससे पहले इतिहास उठा के देख ले। यहाँ तो जंग जैसी उमा भारती ने तो कहा है कि बांग्लादेश के मामले में इंदिरा गांधी के साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उससे सबक लेना चाहिए कांग्रेस को। मैंने कहा कि जंग होते समय में भी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई और संसद में चर्चा कराई है, सदन में चर्चा हुई है इस पे। आप देखेंगे इस चीज को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जंग ही होनी चाहिए और जंग ही इसका विकल्प है, लेकिन कम से कम 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। आप अभी क्यों नहीं मानते कि उनकी उपस्थिति हुई है हमारे भूमि पे, हमारे हिंदुस्तान की भूमि पे वो बैठे हैं। अभी भी पेट्रोल 62 से बैठे। संजीव सर, आपके पास आऊंगा। वो तो 62 में से बैठे हुए हैं। वो तो 62 से बैठे हुए हैं सर, तोहफे में दे दिया गया शाही चीन। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत चाइना के खिलाफ कदम उठा रहा है, सख्ती बरत रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियों में बेचैनी क्यों बढ़ रही है? देखिए अब्बास भाई, बात बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर मैं अभी संजीव कौशिक भाई साहब को सुन रहा था, हमारे बहुत प्रगाढ़ मित्र हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये संकट का समय है, और ऐसे समय में मैं संजीव कौशिक जी से ये उम्मीद करता हूँ कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हों। ये प्रश्न कर रहे थे कि आखिर चाइना हमारे क्षेत्र में था या नहीं था, इसका प्रधानमंत्री साहब जवाब दें। मैं इनसे पहले इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो LAC है, और जो LAC होता है वो इंडिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन का होता है। चाइना हमारी टेरिटरी में नहीं था, इस बात की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा है, ये आपका है जी। जब और उसके रूल होते हैं कि एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जाएगा। चाइना ने अपने उस एरिया में परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की और शुरुआत की, तो इंडियन आर्मी ने, इंडिया ने उनको रोका कि नहीं, विल नॉट अलाउ यू टू डेवलप द परमानेंट स्ट्रक्चर। इस बात को लेकर झड़प हुई। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको राजनाथ सिंह हमारे मुख्यमंत्री माननीय जी ने भी एक्सप्लेन किया, ये बात हमारे विजय साहब जी ने भी एक्सप्लेन किया। तो बार बार ये प्रश्न राहुल गांधी जी की जो ये 50 साल का जो अखड़पन है, जो आप कह सकते हो नेग्लिजेंस है, इस सवाल को बार बार उठाने का क्या मतलब है? और किसको मीनिंग करना चाहते हैं आप? उस भारतीय जवानों के शहीद का जो शहीद हुए उनका ये सरासर अपमान नहीं है। आप भूल रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन वो
प्रधानमंत्री साहब जी ने भी ये बात बार बार कही है कि वो मारते हुए उन्होंने जाते जाते उनके 40 से अधिक सैनिकों का नुकसान किया और बाद में चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि बार बार ये कहना कि हम केवल टिकटॉक बैन कर देने से क्या असर होगा। मानव जब कभी अटैक होता है तो इकोनॉमिकली, सामरिक, मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली और राजनीतिक, ये चारों तरीके से आक्रमण किया जाता है। और चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि 1962 का चाइना नहीं है जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को तोड़ने में दे दिया गया था। ये चाइना को अच्छे से मालूम है कि ये 2020 का न्यू इंडिया है। और मानवर में बार बार अपने जो विपक्षी प्रवक्ता का बैठे हुए, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम क्या हुई चाइना को प्रॉब्लम ये हुई कि आजादी से लेकर अब तक भारत ने बॉर्डर पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। मैं संजू कोसी साहब जी से कहना चाहूंगा कि जाके कांग्रेस यूपीए कार्यकाल के जो रक्षा मंत्री साहब थे, टंडोली साहब, उनका बयान देख लें कि क्या कहा था उन्होंने कि हमारी परंपरा रही है, हमारा इतिहास रहा है, हमारी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि हम बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि बॉर्डर एरिया को ना डेवलप करने से भी शांति बनी रहेगी। इसके जस्ट उलट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या हुआ, जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप करेंगे। चाइना जो समझ रहा था आजादी से लेकर अब तक कि नहीं, इंडिया अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करेगा, चाइना ने आपत्ति जताई। इसके बावजूद भी भारत ने कहा कि नहीं, हम अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता रहा। और मानवर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे विरोधी भाई साहब कि जिस दिन 15-16 जून की घटना घटी है गलवान घाटी में, उसके बावजूद भी भारतीय सेना अपना काम जारी रखेगी और वहां पर 75 मीटर का सुरंग गलवान घाटी पर पुल बना लिया गया। ये है हमारी ताकत। ये है चाइना को मालूम कि अब इंडिया ये वही इंडिया नहीं है कि जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमको धोखे में दे दिया गया था। आप भूल जाते हैं, आप सवाल करते हैं कि जो है टिकटॉक से क्या असर पड़ेगा। 30% रेवेन्यू का डिडक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि मानव इससे कहीं ना कहीं हमारे जो अपने इंडियन लोग हैं वो अपने ऐप को बनाना शुरू करेंगे, उनके अंदर अपनी आत्मनिर्भरता आएगी और हमारी अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। जब तक दूसरे का सामान प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है तब तक हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जमीन होती है। जब हमें आवश्यकता थी पीपीई किट था हमारे पास, सैनिटाइजर था मेरे पास इस मात्रा में, लेकिन नहीं, जब जरूरत पड़ी चुनौती का समय आया। आज देखिए आज 5 लाख पीपीई पर डे किट बन रहे हैं हिंदुस्तान में। ठीक है सर, तो हम उसको संजीव जी के पास चलते हैं। आपने जो डेटा दिए हैं, जो बातें बताई हैं संजीव जी, आप इशारा कर रहे थे। मेरा सवाल यही है कि जब ये दावा किया जाता है कि हमारे इलाके में अब चीनी घुसपैठ नहीं हो रही है और हमारे जो श्योक नदी से मिलती हुई जो सड़क बन रही है वो काम अभी भी जारी है, जो आगे बढ़ेगा और अक्साई चीन को जोड़ेगा दौलत बाग ओल्डी से लेकर, तो उस पर आप लोगों को शक क्यों होता है? मैंने कहा कि वो तमाम तरह की बातें करेंगे और अंत में सारे सवालों का जवाब यही देंगे कि हम सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं। साहब, सेना पर, हिंदुस्तान के सेना पर सवाल खड़े करने की क्षमता हम पे नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी के पास नहीं है। और सारे हिंदुस्तानियों को फक्र है और गर्व है अपने सेना पे और भरोसा है कि जब तक वो है तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब सरकार से नीतिगत सवाल किए जाते हैं तो ये ऐसे लोग हैं जो सेना को आगे करके पीछे अपना पीठ छुपाने का काम करते हैं। अभी सेना पर किस मुद्दे पे कहां सेना से किसने सवाल कर दी? हम ये कह रहे हैं कि सेना हमारे 20 सैनिक वहां पे यदि शहीद हो गए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सैनिक मेरे शहीद कैसे हो गए। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उस जगह पे, जिस जगह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वहां उपस्थिति उनकी है क्या नहीं है, वो नहीं बता रहे हैं कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते चले आए, जब शुरुआती दौर की बात हो रही है अप्रैल से, इससे पहले लगातार इस तरह की सूचनाएं आती रही, सवाल खड़े किए जाते रहे, किसी की उपस्थिति नहीं है, कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। आप क्यों नहीं मानते कि जब आप 10 कदम आगे चलते हैं और 6 कदम पीछे वापस चले आते हैं, फिर भी आप 4 कदम आगे रहते हैं? आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? जिस गलवान घाटी के बारे में और झड़प के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तमाम तरह की नीतिगत आप बातें करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि आपको आंख ही दिखानी थी, अभी कभी आप विपक्ष को घेरने का प्रयास करते हैं, कभी जो सवाल करता है उसको घेरने का प्रयास करते हैं कि हम सेना से लड़ाई करने की बात करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यदि इतनी ही मजबूत थी तो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट देश की जनता ये आज उम्मीद रख रही है कि उसको
यदि हमारे सैनिक मारे गए या हमारे सीमा रेखा में उनकी उपस्थिति है तो आंख लाल पीले कर करके केवल आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात नहीं हो, एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज टिकटॉक और इस तरह से 62 सर ये किसने सर ये आपके पास प्रूफ या सबूत कैसे है? आप सोशल मीडिया पे जो बातें होती हैं उसको अगर आप हवाला दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर सरहद के अंदर चीन की उपस्थिति है, मौजूदगी है, तो इसका कोई सबूत है? सरकार जब कह रही है तो इसको आप नहीं मान रहे हैं, और सोशल मीडिया की अफवाहों पर जो वहां से फेक वीडियोज आ रहे हैं उस पर आप उसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं, आप ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे। देश की जनता इसको देख रही है। अब्बास साहब, देश की जनता इसको देख रही है बड़े गौर से, और बड़े प्रबुद्ध नागरिक होते हैं। हम केवल सरकार के और सत्ता पक्ष में बोलने वाले राजनीतिक जो आजकल बैठते हैं, विश्लेषक करने वाले लोग, जो लोग बैठते हैं, जानकार, रक्षा के जानकार लोग, उनकी ही बातों में से मैं निकाल के बात बोल रहा हूं। आपके पास और हमारे पास जो एक अथराइज जो सूचनाएं आ रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अन्य विशेषज्ञ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये चर्चा में है, जो चर्चा सरकारी हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ये हम अपने मन से सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है, वो बताएं। ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम लगातार आज का मुद्दा में आज बात कर रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक जो चाइना पर हिंदुस्तान ने की है उस पर सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी लीडर माधवी अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। माधवी जी, अभी तो 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है, हो सकता है कि कल कुछ और सामानों पर पाबंदी लगा दी जाए, उसके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए। ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में बाजार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में रुपया बहुत कमजोर हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो ये लोकल कारोबार हैं, छोटे कारोबारी से लेकर बड़े कारोबारी, वो परेशान हैं। तो ऐसे में तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी की हालत तो इस समय पूरे विश्व की जो है बहुत खराब है, क्योंकि कोविड-19 का इस तरीके से आना और एक महामारी से पूरे विश्व का लड़ना, ये बहुत कुछ इफेक्ट करके जा रहा है और इफेक्ट कर रहा है, काफी दिन तक इसका असर रहने वाला है। लेकिन चीन के इस चरित्र को नहीं समझ में आया था कि चीन ऐसे समय पर इस तरीके के मुद्दों को उठाकर इस तरीके के घमासान में हम लोगों को घसीट लेगा। आज की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि चीन की जो षड्यंत्रकारी नीति है उसके साथ में मिलकर जो है दूसरे देशों को, जो उसके आसपास के देश हैं, उनको भी उसने भड़काने का प्रयास किया है और उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। देखिए इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल इफेक्टेड हो रही है, और ऐसी स्थिति में जब ये छोटे छोटे स्टेप उठाए जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि ये जो चाइना का जो मार्केट है, जो देश में पूरी तरीके से फैला हुआ है, ये आज का नहीं है। वर्षों से ये मार्केट जो है चाइना का देश में इसमें एकदम बसा हुआ है, रमा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप एकदम तुरंत कोई ऐसा जादुई छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि चाइना में जो मार्केट जो संलग्न है, जो यहाँ पर आयात निर्यात होता रहा है, उसमें हमारे देश का जो छोटा वर्ग का व्यापारी है या बड़े वर्ग का व्यापारी है, हर व्यापारी उससे अभी इस समय इन्वॉल्व है। और एकदम से कोई बड़े स्टेप ले लेना, आप ये सोचिए संजय निरुपम जी ने केवल टिकटॉक बंद होने पर ये कह दिया कि हमारे युवा जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सोचिए अगर बड़े स्टेप एक साथ ले ले तो ये कांग्रेस उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर देगी। तो इस समय एक टिकटॉक पे अगर 30% रेवेन्यू पर कमी आ सकती है चाइना के ऊपर, तो बड़े स्टेप भी लिए जाएंगे, शुरुआत कहीं से की जाएगी। इनको प्रश्न उठाना है, ये प्रश्न करेंगे, इनका काम है प्रश्न करना। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी प्रश्न किया, ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोगों ने सेना को जो है खाली हाथ कैसे भेज दिया। क्या सेना के मुद्दे मोदी जी देखते हैं? सेना के मुद्दे जो है वो सेना अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो उनको एट द मोमेंट क्या उनको डिसीजन लेने हैं और किस तरीके से अपने युद्ध को लड़ना है वो अच्छी तरीके से जानती है। और वहां की जो सीमावर्ती जो एक नीति है, रणनीति है, उसके बारे में राहुल गांधी को बिल्कुल अनुमान नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट कर दिया, और जिस तरीके से ट्विटर का उनका मजाक उड़ाया गया, ये भी आप कांग्रेसियों से पूछिए कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो कहाँ है, क्या दर्शाती है कि आप किस तरीके के प्रश्न करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पे जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो रणनीति बनाई हुई है, जो वहां पे नियम बने हुए, उस नियम के तहत
वहां पे किस तरीके से वहां पे जो है सेना युद्ध करती है। ठीक है, तो सवाल यही पैदा होता है कि प्रश्न आप करिए, प्रश्न का कुछ सिर होना चाहिए, प्रश्न का कुछ आपका आधार होना चाहिए, ये जरूरी है। जी, विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर, हम बात तो कर रहे हैं कि ऐप्स पर पाबंदी लग गई और चाइना के सामान पर यहाँ पर बैन लगाया जाए, इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए, लेकिन अगर कोई मूलभूत ढांचा तैयार किए बगैर, कोई बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किए बगैर अगर हम पाबंदी लगा देंगे तो बाजार में तो अफरा तफरी मच जाएगी। देखिए अब्बास भाई साहब जी, मैंने इसके पहले भी ये बात कही थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हम चीजों को बैन कर देंगे, हम अपने आप को नया डेवलप कर लेंगे। आप भारत को आज की डेट में, भारत 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी के मामले में, खास तौर से तकनीक के मामले में इतना आत्मनिर्भर हो चुका है और सेल्फ रिलायंस हो चुका है कि भारत को किसी की मुंह देखने की जरूरत नहीं। टिकटॉक नहीं, हम टिकटॉक जैसे हजारों ऐप मार्केट में बनाकर उतार देंगे। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पीपीई किट हमारे पास नहीं था जब हमारे यहाँ पर कोरोना संकट आया था, उस मात्रा में हमारे पास उस मात्रा में सैनिटाइजर नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए ना कि किस तरीके से भारत पर डे 5 लाख से अधिक पीपीई की किट बना रहा है, किस तरीके से सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से नई नई चीजें निकल कर आ रही। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बंद कर दिया और ये संजय निरुपम जी का बयान कि भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों की डिपेंडेंसी केवल चाइना की ऐप मार्केट पर थी, केवल चाइना के ऐप मार्केट से ही लोग रोजगार पाते थे? जी नहीं मान्यवर, भारत ने यह निर्णय लेकर चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है आर्थिक मामले पर, आर्थिक नाकेबंदी की। यही नहीं, आपको याद होगा अभी रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए थे चाइना के, और यही नहीं सर, रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया था उस पर भी सवाल हुआ था कि उसका जो रीजन लिखा गया था, वो रीजन ये लिखा गया था कि क्वालिटी वर्क नहीं और काफी लेट लतीफी हो रही है। रीजन ये नहीं लिखा गया कि हमारे चाइना से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। अब्बास भाई साहब, ये चीज समझने की होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब आप सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और आप ऐसी चीजों को डील कर रहे होते हैं, तो कहीं पर दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है ये केवल और केवल चाइना की क्वालिटी को लेकर ही डिसीजन लिया गया। ये एक वेव है और ये चाइना को भी मालूम चल चुका है कि हिंदुस्तान 130 करोड़ का आबादी, इतना बड़ा मार्केट है, अगर वो हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया है तो अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तभी चाइना आज नरम है, ऐसा नहीं है। और ये भारत ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है। अभी संजू कौशिक साहब भी कह रहे थे कि 15 बार गए थे पीएम मोदी साहब। अरे भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए थे। He did not visit China in the personal capacity। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है, एशियान की मीटिंग होती है, संघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग होती है जिसका भारत मेंबर है। उन तमाम मीटिंगों के मद्देनजर प्रधानमंत्री साहब जी ने चाइना की विजिट की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनल कब उनकी क्या केमिस्ट्री बनी थी और आज चाइना ने क्या कर दिया। चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना का जो करतूत है, उससे भारत किस तरीके से रूबरू है। तभी भारत चाइना के किसी भी बहकावे में नहीं आया। तभी भारत ने कह दिया साफ साफ कि हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रोकेंगे। तभी भारत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, परमानेंट स्ट्रक्चर आप LAC के जो प्रावधान है, जो समझौते हैं 1993, 2003, 2006, 2013 के अंतर्गत जो 5 बिंदु हैं, उन्हीं 5 बिंदुओं के अंतर्गत आपको भी फॉलो करना होगा, हम भी फॉलो करेंगे। और आप चीजों को समझिए ना, ये सारी चीजें हैं। और बार बार सवाल किया जाता है विपक्ष से कि जो है विपक्ष द्वारा कि नहीं, अभी जो है आपकी जो है चाइना हमारी जमीन में अगर आया नहीं तो उसने मारा किसको, हमने भगाया किसको। मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि वो LAC का जो एरिया होता है वो एरिया मिलिट्री डिफरेंट परसेप्शन का होता है। दूसरी बात, आप अभी राहुल गांधी जी के ट्वीट की बात कर रहे थे कि ये बता कारवा लूटा क्यों। अरे आप, यही सवाल तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपने कारवा क्यों लुटाया? आपने किस कैपेसिटी में आपने मोर देन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को मुफ्त में दे दी? और आज आप सवाल करते हैं 2008 संजू कौशिक साहब कह रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री साहब 15 बार गए। मैं इसे कहना चाहता हूँ वो तो PM की कैपेसिटी में गए और अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग को अटेंड करने के मद्देनजर गए। 2008 में जब बीजिंग हुआ था तब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में MOU साइन किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। किस कैपेसिटी में किया था आप बताइए ना? क्या डील हुई थी उसके साथ, क्या बातें की गई थी, आप उसका डिटेल तो देखिए। तो जी नहीं, ये राजनीति का समय नहीं है। इस समय आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होकर भारत सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और याद रखिए
कि पता नहीं क्यों ये कांग्रेस की व्यक्तिगत समस्या है या कांग्रेस की आप कह सकते हो ढुलमुल पॉलिसी का नतीजा है। जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की ताक बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इनको अचानक से पता नहीं क्या सवाल दिमाग में इनके आता है कि ये सरकार से प्रश्न खड़ा करके, सरकार को कटघरे में खड़ा करके, सीना पर संभाल करके सबूत मांगने लगते हैं। हमें सबूत, हमें सबूत। संजीव कौशिक जी से आपके सवालों का जवाब लेते हैं। सर, विशाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, ये जंगी सूरत हाल है, इसमें सरकार के साथ में हर हाल में खड़ा होना होगा। और यही उसूल भी होता है सर कि किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके में ये उसूल होता है कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो पूरी वहां की अवाम, जनता अपने लीडर के, अपने सिपा सालार के पीछे खड़ी रहती है, अपने अंदरूनी इख्तिलाफात, अपने अंदरूनी मतभेद को भुलाकर। अब्बास भाई, देश में अजीब सूरत हाल है। सरकार यदि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यदि विफल रह रही है और विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो विपक्ष से ही आप उलट सवाल कर रहे हैं कि आपने एमओयू के बारे में बताइए, आपने क्या किया। देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आपको बताता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कुछ गए थे चाइना। भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ 13 लोग उस दल में थे और ये लोग वहां जाके उन लोगों ने केवल यही सीखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बनाया जाए। वहां जिस तरह से विपक्ष मुक्त या एक पार्टी की सरकार है, वहीं से आने के बाद में ये नारा भी आपने सुना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोशिश जारी है। सवाल ये है कि जिस पार्टी, हम ठीक है 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कांग्रेस की नजदीकी है या इस तरह की तमाम बातें जो अभी लगातार आप देश की जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की विफलता समझाने का प्रयास कर रहे हैं, चीन से नजदीकी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें यह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीति है जो कम्युनिस्ट से मिलती जुलती नीति है। वो क्या सीखने लोग गए थे? अभी उनकी बात छोड़ दे, 19 की बात कर लें। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें या फिर आरएसएस के। सबसे बड़ी बात कि आरएसएस के लोग गए वहां से जाकर के ये गुर सीख के आए। तमाम तरह की बातें हैं ये। और ये जो विपक्ष में कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने की, देश करने की जो एक मुहिम है, अभी भी देश की जनता ये खूब समझ रही है कि जिसे आपको जवाब देना था वो बार बार हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हकीकत है, वो नहीं माने। आप भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से ये खबरें आ रही है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो अभी भी उत्तर देने में सक्षम नहीं है। वो नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर, आप पर सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ही है, किसी ऑथराइज्ड चैनल के थ्रू अगर ये खबर हो तो वो बताइए, वो हम भी बताएं लोगों को। ये तो अफवाहें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें हैं। जानकार लोग चैनलों पे बैठने वाले जानकार लोग ही ये बात बता रहे हैं। और ये जो बार बार एलएसी और एलओसी के बारे में जो हमें लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों में अंतर क्या स्पष्ट है, जितनी बार अंतर बता दी गई है लोगों को समझ में आ गया है कि क्या अंतर है। लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यदि पेट्रोलिंग 14 की बात हो रही है, गलवान में झड़प की बात हो रही है, वो नहीं मानते कि तंबू आज भी है। क्यों नहीं मानते? दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका मुकम्मल जवाब दिया जाए। देश सर, उसी तंबू को हटाने के लिए तो झड़प हुई है। सर, उसी तंबू को हटाने के लिए तो झड़प हुई है। 6 जून को कोर कमांडर्स की मीटिंग में जब ये तय हुआ कि हम अपने अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे, चाइना के लोग जब हमारी 20 जवानों की टुकड़ी वहां पर गई, ट्रुप गया और वहां पे जब उनसे पूछा कि आपने हटाया क्यों नहीं, उसी को हटाने में तो शहादत हुई है और उसी को हटाने में हमने 45 मारे हैं। अब इस पर भी नहीं यकीन है सर आपको? अब आप यही कहना चाहते हैं कि 45 मारे हैं? 45 मारे हैं आप कह रहे हैं, हम मान रहे हैं 45 मारे हैं जी, लेकिन चाइना ने स्वीकार किया है कि हमने 45 मारे हैं। मैं यही कह रहा हूं। तो आप जो कह रहे हैं सवाल यही है ना सर कि आप चाइना पर भरोसा करते हैं, चाइना की जबान पर भरोसा करेंगे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जबान पर भरोसा नहीं करेंगे? हम हिंदुस्तान के जवान पे भी भरोसा करेंगे, लेकिन हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी शहादत हुई है। आपसे ऐसी कौन सी चूक हुई है? वो परिस्थिति देश के वजीर आजम ने बता दी कि हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। अब कितनी बार बताया जाए इस बात को सर?
कितनी बार बताया जाए, वो नहीं बताया। जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा था, आज भी पूरा देश, कल के खबर के बाद से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि 4 बजे कुछ नई खबर आएगी, नई खबर आएगी। क्या खबर आई? हम चाहते थे कि जिस मुद्दे के बारे में बात पूरे देश में सनसनी फैला हुआ है, पूरे देश के नौजवानों के रगों में जो खून है वो उबाल मार रहा है, गर्म हो रहा है, उसके बारे में वो बात करेंगे। चर्चा उन्होंने क्या की? तो वो चर्चा करते हैं, वो जो चर्चा करना होता है चर्चा करते हैं। अभी भी वो चुनावी मोड से बाहर नहीं आते हैं। आज भी चर्चा करने के लिए उन्होंने चर्चा किया, उसमें भी उन्होंने लूप होल जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। चर्चा फिजाओं में चल रही है। आप उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आज के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या वाकई इतनी ये चाइनीज ऐप बंद करके या उस पर बैन लगा के क्या वाकई हम चाइना की कमर तोड़ने में सक्षम हैं? हमारे पास 2 विकल्प, मैंने पहले शुरुआती दौर में ही मैंने कहा कि यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है उसके लिए एक लंबे प्रोसेस से ठीक है सर, आपने जो सवाल उठाया है इसका जवाब लेंगे। एक वक्फे का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया। सर, आपने जो सवाल उठाया कि क्या हम सक्षम हैं इसका एप्स पे बैन लगाकर क्या हम चाइना को मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम लगातार अपने मौजू पर बात कर रहे हैं कि जो चाइना पर हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की है, डिजिटल स्ट्राइक, उस पर सियासत क्यों हो रही है, उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उस पर किसको शक हो रहा है, चाइना की जबान कौन बोल रहा है, दुश्मन मुल्क की जबान ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में क्यों बोलने लगते हैं? क्या ऐसी रवायत और मुल्कों में है या सिर्फ हिंदुस्तान में ही है कि ऐसे हालात में यहाँ के जो लीडरान हैं, अपोजिशन लीडरान, वो दुश्मन मुल्क की जबान बोलने लगते हैं? हमारे साथ माधवी जी जुड़ी हुई हैं लगातार। संजीव जी ने एक सवाल उठाया है कि हम कितने सक्षम होंगे ऐप पर पाबंदी लगाकर। माधवी जी, 90 अरब डॉलर का कारोबार है हिंदुस्तान और चाइना का सालाना। अगर और भी कदम बढ़ाए जाते हैं टिकटॉक के अलावा अलीबाबा जैसी कंपनीज पर, और जो कच्चे माल वहां से आते हैं चाइना से, जो यहाँ पर उसको बनाया जाता है, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं और यहाँ पर मार्केट में सप्लाई होते हैं, अगर उस पर पाबंदी लगी तो बहुत बड़ी सूरत हाल बेरोजगारी की पैदा होगी। जी देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है और ये एक साथ सब कुछ खत्म कर दिया नहीं जा सकता है कि ये सालों से जो है चाइना का मार्केट, और इसमें आपको ये देखना होगा कि यदि आप ऐसा कदम उठा लें जिससे भारत की इकोनॉमी, भारत का जो छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी है, जो भारत के जो लोग हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पे आके माल नहीं बेच रहा है, यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो माल बेच रहे हैं और इस समय उनके पैसे की जो लागत है, उनकी जो इकोनॉमी है, वो पैसे फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इनको तो सिर्फ प्रश्न करना है। आज टिकटॉक के लिए प्रश्न कर रहे हैं, कल दूसरे स्टेप के लिए भी प्रश्न करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी प्रश्न किया था, और ये चाइना बॉर्डर पे जो हुआ LAC पर, उसके ऊपर भी प्रश्न करेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, चाइना जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि ये सवाल करें, ये हम सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सवाल कर सकते हैं आपका। मैंने बार बार कहा कि सवाल आप करिए, लेकिन आप इतना बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि कौन से वो लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि लद्दाख में एक तिनका भी घास का नहीं उगता है, उसे चाइना को दे देना चाहिए? आप जरा मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या कि कौन से लीडर ने कहा था? कितने भारत के महान लीडर थे जिन्होंने ये बात कही थी कि लद्दाख में घास का एक तिनका नहीं उगता है, तो ये जो लद्दाख है वो चाइना को दे देना चाहिए? अगर आप इसका प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं अपनी बात आगे भी शुरू करूं फिर। जी संजीव जी। जी संजीव जी बताइए। माधवी जी, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं कांग्रेस माधवी जी, पहली बात तो माधवी जी, संजीव जी कांग्रेस लीडर नहीं है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। हालांकि उनकी बातों से ऐसा जाहिर होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ और मैं बिल्कुल ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आजकल जो भी सवाल करे सरकार से, या तो वो कांग्रेसी होता है, नहीं तो उसको नहीं आप प्रश्न कीजिए, मैं कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि लोगों ने, माधवी जी मेरी बात सुन लीजिए। पंडित नेहरू जी थे जिन्होंने ये कहा था कि लद्दाख में घास का एक तिनका भी नहीं उगता, इसे चाइना को दे देना चाहिए। उस समय उनकी बात का विरोध किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप इतनी जानकारी रखते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि प्रश्न करते रहने से आप विपक्ष में बैठने की अपनी जो आपकी जो एक उम्मीद है उसको आप बांधे रखिए, क्योंकि आप लोगों ने जो कर दिया उसके बाद देश की जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस को नकारा है, उसके बाद प्रश्न करना ही बाकी रह जाता है। लेकिन इस जो इन्होंने जो आज ट्वीट किया
घास का तिनका भी नहीं उगता है। तो यही स्थिति है। आप लोग जो है प्रश्न करिए, लेकिन प्रश्न के साथ ये सोचिए कि कहीं ये देशद्रोह तो नहीं हो रहा है। आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर प्रश्न करते तो ये मोदी जी पे प्रश्न नहीं करते, आप देश के शौर्य पर, देश की सेना के शौर्य पर प्रश्न करते हैं। नहीं माधवी जी फौज पर कोई सवाल नहीं करता, फौज पर सवाल नहीं करता, और सवाल उठते हैं। आप कुछ सवालों पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने पर आप एतराज नहीं कर सकते। सवाल तो पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में, जमहूरियत में सवाल पूछना जमहूरियत की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। देश का जो व्यापारी वर्ग है, जो चाइना के प्रोडक्ट को बेचता रहा है, ऐसी स्थिति में एकदम से कोई भी कदम उठा लेना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। और जिस तरीके से जो ऐप बंद हुए हैं और 24 घंटे के अंदर में जो चाइना का रिएक्शन आया है, उससे ये पता चल रहा है कि चाइना को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उन्होंने 2020 वाले भारत से पंगा लिया है, उन्होंने 1962 वाले भारत से पंगा नहीं लिया है। तो ये सोचने के लिए मजबूर होगा आज चीन कि आप जिस तरीके की अपनी मनमानी शुरू से करते आए हैं वो अब नहीं। ठीक है। विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि सवाल पूछने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछना देशद्रोह हो जाता है, सवाल पूछना सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करना है। राहुल गांधी ने एक और आज सवाल पूछा है, ट्वीट किया है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया का नारा देती है और माल चाइना से मंगाती है। देखिए अब्बास भाई साहब, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है। और कभी भी सरकार ने ये बात नहीं कही है कि आप हमसे प्रश्न न पूछें। अभी तो आपने हमारे माननीय गृहमंत्री जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं सदन में एक एक प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूँ। तो अब लेकिन आप सोशल मीडिया पे सवाल पूछकर, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर आप जनता के बीच में मैसेज क्या देना चाहते हैं? व्हाट डू वांट टू गिव द मैसेज? राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि ये बता कि कौन लूटा। वो ये ट्वीट करते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताइए कि क्या काम हुआ, चाइना से हम सामान मंगा रहे हैं। अरे मानवर, ये कोई घटना 24 घंटे में नहीं घटी। आज हमारा भारत और चाइना के बीच में जो 90 अरब डॉलर का व्यापार होता है वो कोई एक दिन का नहीं है। लेकिन हाँ, यह भी जरूरी है कि एक दिन में इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके लिए कभी ना कभी तो स्टेप उठाना पड़ेगा। एंड द स्टेप हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑलरेडी। सरकार द्वारा पहले ही कदम उठाया जा चुका है और सरकार डे बाई डे अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अग्रसर है। अब ये कह देना कि नहीं हम चीन से सामान क्यों मंगा रहे थे, अरे भाई मंगा रहे थे ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मंगाते ही रहेंगे। ऐसी बात है मतलब तो नहीं सर, उसका कोई मूलभूत ढांचा तैयार किया गया कि जब चाइना से माल बंद हो जाएगा तो यहाँ उसकी उपलब्धता क्या होगी, यहाँ किस तरह से बनाया जाएगा। नारा तो दिया गया है आत्मनिर्भरता का, लेकिन उसका कुछ ढांचा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये नारा दिया गया है कि हम लोकल को वोकल बनाएंगे और वोकल को ग्लोबल बनाएंगे जी। तो ये क्या है? ये स्टेप ही तो उठाए गए हैं, लोगों को प्रमोट ही तो किया जा रहा है। सरकार इनिशिएटिव ले रही है, सरकार ने बाकायदा उसके लिए एक प्रोग्राम बना रखा है। आप देखिए, अब जो विश्वविद्यालय स्तर के हैं, जो रिसर्च लेवल के हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साफ साफ कह दिया गया है कि आप रिसर्च को आगे बढ़ाइए, आप एकेडमिया और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाइए और जो कुछ भी जिस किसी के भी पास अपनी चीजें उपलब्ध हैं आप उनको और प्रमोट करिए। उत्तर प्रदेश का मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दीपावली आने वाली है, अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पहले लोग झालर खरीदते थे, पहले लोग जो है वो एक जो आपको याद होगा वो जो दीप का कंसेप्ट था, दिया का कंसेप्ट था, वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहा था, उस मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार ने कुम्हारों के लिए जो दिया बनाने वाला एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जो लोग उसके एक्सपर्ट होते हैं, उनके लिए पहले से ही अभियान चला रखा है। उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उनको लेकिन सर वो बहुत महंगा पड़ता है और लोग मजबूरी में चाइना के दिए खरीद लेते हैं, जो लाइट होती है उसको खरीदते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रमोट अब जब दिया बनाने वाले को, कुम्हार को प्रमोट किया जाएगा, उसको फंड दिया जाएगा, तो और से ज्यादा मार्केट में उसका प्रोडक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो सिंपैथी बनी हुई थी, जो खत्म हो रही थी धीरे धीरे इस आर्टिफिशियल झालर और मेड इन चाइना के प्रोडक्टों के द्वारा, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है। ठीक है, और आप आने वाले 3-4 इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ संजीव जी भी हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक आखिरी सवाल संजीव जी से मैं लेना चाहता हूँ कि आज जो लेटेस्ट ट्वीट आया है राहुल गांधी का कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो कौन से काफिले के लूटने का इशारा कर रहे हैं? वो कहाँ लुट गया काफिला?
आप बताइए कि हिंदुस्तान में अभी जो वर्तमान में स्थिति है, 20 सैनिक हमारे निहत्थे सेना के सीमा पे शहीद हो जाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। कोविड-19 से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है और किस तरह से गुजर रहे हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अचानक लॉकडाउन के चक्कर में हजारों से ज्यादा मजदूर पैदल चल के अपनी जान गंवा बैठे, उसके बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो परिस्थितियां सामने है उसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान लुटता हुआ दिखाई दे रहा है? और यदि इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप बताइए। हम तो ये चाहते हैं कि आप इस पे चर्चा करें, और आप चर्चा किसी और चीज पे चर्चा करना चाहते हैं। देश की जनता चाहती है कि इस पे हम बात नहीं करें। सर, बिल्कुल आपने जो कहा है आपके देखने का नजरिया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरा देश लुटा नहीं है। चाइना को शिकस्त देकर मेरा मुल्क फतहयाब है और हम उससे पुरजोश हैं उन हालात से। नहीं, और जहां आप कोरोना के हालात बता रहे हैं, उसमें जब लॉकडाउन, मैंने नहीं कहा जी, आपने लॉकडाउन का जो सवाल उठाया, तो जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो आपने कहा कि जल्दबाजी में लगा दिया गया। जब हटाया गया तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि ये फैसला गलत है। तो हर फैसले पर सवाल बगैर सोचे समझे लगाया भी गया। अब्बास साहब लगाया भी गया तो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी रणनीति के, आनंद फानंद में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप में सर्वगुण संपन्न होते हुए जब चाहे लगा दिया और जब चाहे। ठीक है सर, संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इसीलिए खड़े किया जा रहा है कि कोई रणनीति तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात के लिए तैयार हुए और अपने इस अहम मौजू पर, इस अहम टॉपिक पर अपने अफकार, अपने ख्याल, अपने नज़रियात से लोगों को वाकिफ़ कराया, लोगों को बताया, मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ कराया। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर ख़बरों का सिलसिला लगातार जारी है।